हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमारी कंप्लीट ज्योमेट्री चल रही है, उसे हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आज आपका ज्योमेट्री का एक अगला पड़ाव स्टार्ट होने वाला है, जो कि अंतिम पड़ाव है, और उसको कहते हैं हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। और आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, बस ये खत्म हो जाए, फिर उसके बाद अपन 3-4 सेशन क्वेश्चन के करेंगे। और कल आज आपका टेस्ट होने वाला है। आज थर्सडे है, थर्सडे को लाइव टेस्ट होता है, आपको हमेशा की तरह पता है। टेस्ट दीजिएगा, मन से दीजिएगा। टेस्ट में कभी बंद नहीं करने वाला हूँ, आपके लिए टेस्ट हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा टेस्ट लगाते रहिए। मैं आज स्टार्ट करूँगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसको कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये सारी चीज़ें तो एक बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं चतुर्भुज की। लेकिन उसके आगे अंदर जो अपने चतुर्भुज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले मैं बता देता हूँ, मेरा टॉपिक वाइज मैथ बूस्टर चालू हो चुका है, यानी कि कल ही क्लास हुई है, एक क्लास परसों ही हुई है। आप वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगी, ना केवल बूस्टर मिलेगा, आपको रीजनिंग की क्लास, आपको जो 0 to हीरो वाली जनरल साइंस की क्लास नीरज सर की, साथ के साथ आपको करंट अफेयर, साथ के साथ आपको जो भी अंकित सर की क्लास, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं वो सारी मिल जाएंगी। एक कोड के माध्यम से वाईफाई एनटीपीसी लगा लीजिए, जुड़ जाइए। सर डीआरडीओ की पीडीएफ कब दीजिएगा? आज दे दूं। डीआरडीओ का प्रैक्टिस सेट मैं आज आपको दे दूंगा, ठीक है ना। उसको करना, फिर शनिवार की सुबह हम सॉल्व कर लेंगे 11 बजे। ठीक है, तो ये वाईफाई एनटीपीसी कोड लगा कर जुड़ जाइए। आपको पता ही है, मैं मैथ बूस्टर चल रहा है जोरदार तरीके से, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। चलिएगा आगे चलते हैं, बिना किसी देरी के चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। चतुर्भुज के बारे में क्या पता है? 4 भुजाओं की आकृति होती है, 4 भुजाओं की कोई आकृति होती है, चतुर्भुज कहते हैं। मैंने नाम दे दिया इसका ABCD। 2 डायगोनल होते हैं, सबको पता है। 2 डायगोनल होते हैं और सभी कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है। अगर कोई नॉर्मल चतुर्भुज है तो ये डायगोनल आपके सामने दे रखा है, जैसे कि ये एक डायगोनल मैंने मान लिया कि AC आपका क्या है, AC और BD आपका क्या है, डायगोनल है। ठीक है, ये क्या है, आपके विकर्ण है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है इसका, अगर मैं एरिया की बात करूं तो क्या बोला जाता है कि अगर एक विकर्ण पर दूसरे विकर्ण से 2 लंब डाले गए हैं, इसका नाम दे दिया हमने E और इसका नाम दे दिया मैंने, ये लंब डाल दिया F। ठीक है, तो कोई एक नॉर्मल चतुर्भुज है, यानी कि कोई एक स्पेशल चतुर्भुज नहीं है, कोई एक नॉर्मल चतुर्भुज है। उस नॉर्मल चतुर्भुज का एरिया क्या होता है ये बताओ। हाँ, इसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ा लेंगे, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर ये चतुर्भुज है तो इसका एरिया क्या होगा? कोई बताएगा कि अगर कोई नॉर्मल चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं तो इस नॉर्मल चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? कोई मुझे बताए। तो ये क्या होता है, 1/2 कोई डायगोनल, इनमें से कोई भी एक डायगोनल और उस डायगोनल पर डाले गए परपेंडिकुलर्स का सम, यही आपका क्या होता है, एक चतुर्भुज का एरिया होता है। दोबारा सुन लीजिए, एरिया क्या होता है चतुर्भुज का, दोबारा सुन लीजिए। डायगोनल और डायगोनल पर डाले गए, एक डायगोनल और एक डायगोनल पर डाले गए 2 अन्य शीर्षों से लंब, उनका योग होता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये सर कैसे आया भाई? देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये अपने आप में एक क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, और इस ट्राइंगल का बेस क्या है, 1/2, आधार AC है और ऊंचाई कितनी है, DE है। इसी तरीके से एक ट्राइंगल ये बन रहा है, इसमें आधार क्या है, वही AC है और ऊंचाई कितनी है, BE है। सॉरी, हाँ, BF। ठीक है ना। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या यही आ जाएगा? तो क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला बना दिया जाता है, जो कि सिंपल एक कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिए अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहला जो मैं क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर रहा हूं वो है रेक्टेंगल, आयत। एक एक चीज पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर लाया हूं। उन नोट्स को आपको दिखाने वाला हूं, लिखाने वाला हूं। हर एक चीज को अच्छे से लिखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल कैसी आकृति होती है आपको मैं बता दूं। रेक्टेंगल एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं। यानी कि ये एक अगर रेक्टेंगल है, ए बी सी डी मेरा एक रेक्टेंगल है, और ये हमने दो डायगोनल बना दिए। भाई इसको पूरी तरीके से सजा देते हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं। ये आपकी लेंथ है तो ये भी आपकी लेंथ ही होगी। ये अगर आपकी विड्थ है तो ये भी आपकी क्या होगी, विड्थ होगी। ये लेंथ है तो ये लेंथ होगी, ये विड्थ है तो ये विड्थ होगी। डायगोनल यहाँ पर मिल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ समझ में आ रही है चीज़ें। चलिए अभी आप पढ़ते रहिए, मैं सारी चीज़ों के जवाब दूंगा आपके, ठीक है। ये आपका एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है कि एक तो प्रत्येक कोण, यानी कि आपका जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री होता है। यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आमने सामने की भुजाएं वो बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। यानी कि जो ए बी है वो बराबर होगी सी डी के, और जो ए बी है वो समांतर भी होती है सी डी के, पैरेलल होती है। इसी प्रकार आपका जो ए डी है वो आपका समांतर है बी सी के, और ए डी जो है वो बी सी के बराबर भी होता है। ये तो सारी चीज़ें आपको पता है क्योंकि नॉर्मल और जनरल इन्फॉर्मेशन है जो मेंसुरेशन में भी हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। हाँ सर स्क्रीन पे कमेंट क्यों दिख रहे हैं, हाइड नहीं कर सकते, वो हटा लो, केवल वीडियो चलाओ, अपने आप बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई सबको। चलिए अब बात करते हैं, अब ये कॉमन सेंस वाली बातें करते हैं सारी। आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं रेक्टेंगल के बारे में आगे डिस्कस करना चाहूँ, अगला पॉइंट नोट करिए रेक्टेंगल के बारे में। अगर ये रेक्टेंगल है और इसके मैंने डायगोनल बना दिए, अब जब आपसे ये बोला गया है कि ये आपकी लेंथ है और ये आपकी विड्थ है, ये आपका 90 डिग्री है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ डायगोनल हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। सेम चीज़ ये विड्थ है और ये आपका लेंथ है, ये आपका 90 डिग्री है, तो क्या आप ये कह सकते हो जी बिल्कुल सही बात है। यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा कि सेम चीज़ इसके साथ भी लागू होगी, इस वाले डायगोनल के साथ। ये लेंथ है, ये विड्थ है। यानी कि अगर ए बी सी डी मेरा एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी मेरा एक रेक्टेंगल है, तो इसमें जो डायगोनल हैं, डायगोनल कौन कौन से, ए सी और बी डी, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डायगोनल आपस में क्या होते हैं, हाँ ठीक है, वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। और वो क्या होते हैं, ए सी और बी डी की बात करें अगर, वो मैं बताऊं क्या होते हैं। अगर आप ए सी निकालना चाहो, अगर आप बी डी निकालना चाहो, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये होते हैं लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर, ठीक है। ये पहली चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। यहाँ तक सारी चीज़ें नोट कर लीजिए आप अपने कॉपी में, पेन में, जो भी है मतलब आप ले रहे हैं, ठीक है। अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। अगली चीज़, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा, तो जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ एक बात लिख लीजिएगा, ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल है, और जो डायगोनल्स हैं डोंट इंटरसेक्ट, यानी कि डोंट एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते, ये लिख लीजिएगा। डायगोनल्स डोंट कट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा। विकर्ण एक दूसरे को
90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, यानी कि विकर्ण है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, ये पॉइंट है। ठीक है, हाँ आज टेस्ट होगा और वो टेस्ट जो आपका होता है मिक्स होता है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, ये वाली बात समझ में आ गई। आयत के जो दोनों विकर्ण हैं क्या वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं क्या, ये बताइएगा। नेवर कट एट 90 डिग्री। लेकिन अगर मैं इसका ही एक अगला पॉइंट आपके सामने लिखा रहा हूं, अगला पॉइंट देख लीजिएगा कि एक रेक्टेंगल मैंने ये बनाया और यहां पर मैंने ये डायगोनल बना दिया, ये डायगोनल बना दिया और ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका O। मैंने बोल दिया ये ABCD मेरा एक रेक्टेंगल है, सॉरी, ठीक है, मैंने ये बोल दिया। अब आपसे बोला जाता है कि आयत के क्या, आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं क्या। बताओ, आंसर दो। क्या इस सवाल का जवाब है, क्या आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। both diagonal equally bisect each other। बताइए, क्या दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये O है, यानी कि ये बता दो क्या OA बराबर OC होगा, क्या OB बराबर OD होगा, क्या ये पूछा गया है। क्या ऐसा होगा क्या, यानी कि ये बराबर बराबर भागों में बांट देंगे क्या, ये पूछा गया है आपसे। OA बराबर OC होगा क्या, OB बराबर OD होगा क्या, ये पूछा गया है। तो सर कैसे पता लगाएंगे, तो चलिए सामने देख लीजिए सब लोग। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि भैया आयत की जो सामने सामने की भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं, बराबर होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब दो भुजाएं अगर समांतर हैं और एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो ये वाला एंगल भी मेरा थीटा ही होगा, एकांतर कोण। ये वाला एंगल मेरा अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी मेरा फाई होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग हो गए, बोलो क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग हो गए। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं ये भुजाएं भी तो आपस में बराबर होंगी। फिर अगर मैं ट्राइंगल AOB सर्वांग सम सिद्ध करता हूं, ट्राइंगल AOB को अगर मैं सर्वांग सम सिद्ध करता हूं ट्राइंगल COD के, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो क्या क्या कहानी होती है। आपको तो ये भी पता है सर कि आपका जो AB है वो आपका CD के बराबर है या नहीं है, बोलो। AB आपका CD के बराबर है, ये भी पता है, सारी चीज़ें तो पता है। साथ के साथ ये वाला एंगल अगर मैं कह दूं कि भाई तीनों एंगल से समरूप सिद्ध मत करो, आप सर्वांग सम ही सिद्ध कर लो। सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज आपस में और ये एंगल आपस में बराबर है, शीर्ष अभिमुख कोण है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया इसके सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा और इस थीटा के सामने की भुजा बराबर होगी, इस थीटा के सामने की भुजा और इस थीटा के सामने की भुजा बराबर होगी। तो यहां मेरे सामने प्रूव हो गया है कि OD बराबर OB होगा, प्रूव हो गया। क्या इस फाई के सामने की भुजा, क्या इस फाई के सामने की भुजा बराबर होगी, बिल्कुल होगी, प्रूव हो गया है। तो हैंस प्रूव हो गया कि आपके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे क्या, नहीं काटेंगे। दूसरी चीज़ ये भी प्रूव हो गई है कि डायगोनल बराबर होते हैं। तीसरी चीज़ ये भी प्रूव हो गई है कि जो दोनों डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर BD में 24 बोलूँगा तो ये 12-12 हो जाएगा, अगर ये मैं बोलूँगा 26 बोलूँगा तो ये 13-13 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और रेलवे ग्रुप D की क्लास 12:30 बजे होती है।
ठीक है दोस्तों। हाँ सर, ज्योमेट्री पर टोटल प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन से कम करवा दो, कम से कम। अच्छा चिंता मत करो, खूब सारी करवा दूंगा, पढ़ाई करते रहो, जो कंसेप्ट दे रहे हैं पहले उनको ले लो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। साथ के साथ एक बात ये भी होती है कि जब दोनों ट्राइंगल, यानी कि आपने एक चीज़ देखी होगी, अभी मैंने अभी चीज़ बताई थी कि यार सर आप ऐसी बातें कर रहे हो, आपने अभी एक चीज़ बता दी तो एक साथ ये भी चीज़ बता दो। मैंने कहा ठीक है भैया, लो बात बता देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है। कि ये अगर पॉइंट है, ये ABCD आपका एक रेक्टेंगल है, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, और ये मैंने मान लिया ये O पॉइंट है, ठीक है। मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, मेरी बात को अगर आप गौर से देख रहे हो ना, मैंने अभी एक चीज़ बताई थी, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो ट्राइंगल है कौन सा, AOB नीचे वाला, क्या सर्वांग सम था किसके, DOC के, था या नहीं था। क्या मैं ये कह सकता हूं ये जो हमारा AOD है ये भी सर्वांग सम होगा किसके, BOC के। यानी कि क्या ये आपस में सर्वांग सम है सारे, जी बिल्कुल। यानी कि आपसे मैं ये कह दूं कि एक डायगोनल 2 हिस्सों में बांटता है, 2 डायगोनल इसको 4 बराबर एरिया में डिवाइड करेंगे, यानी कि इक्वल एरिया में चले जाएंगे, 4 इक्वल एरिया में। यानी कि अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई भी ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है, यानी कि ट्राइंगल BOC या फिर ट्राइंगल DOA या फिर ट्राइंगल DOC या फिर ट्राइंगल AOB, सबका एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा रेक्टेंगल ABCD के एरिया का, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक डायगोनल 2 भागों में बांटेगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज है, एरिया बराबर होंगे, समरूप नहीं सर्वांग सम। 2 डायगोनल 4 भागों में बांट देंगे, तो ये कहानी हो गई। ये आपका अगला पॉइंट था, 7वां पॉइंट जिसको मैं कह सकता हूँ। अब अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ, 8वां पॉइंट, ठीक है। ये सारे पॉइंट हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है, जरा उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं लिखाऊंगा आज आपको जो आपको आज तक नहीं पता होंगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि आयत के अंदर इफ O is a point, if O is a point inside rectangle, if O is a point inside rectangle ABCD, then क्या होगा। यानी कि आपसे बोला गया है कि अगर अंदर आयत के अंदर ABCD के अंदर पॉइंट है, यानी कि आयत ABCD के अंदर, आयत ABCD के अंदर स्थित एक बिंदु O है, तो ये बड़ा पॉइंट है कि भाई आयत ABCD के अंदर एक बिंदु स्थित O है। मैंने एक कर दिया, लो एक आयत बना दिया ABCD। तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। अगर इसके अंदर कोई पॉइंट स्थित है तो क्या क्या होता है ये देख लीजिए जरा, ठीक है। देखो भैया, जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो बस करो कर रहे हैं, भाई तुम्हारे बस करने से किसी और की पढ़ाई को क्यों मतलब रिलेट कर रहे हो। जो आपके लिए मेहनत की जा रही है आप उसको मतलब ऐसा कर रहे हो, तौहीन कर रहे हो। तो मैं ये कहता हूँ, मैं इग्नोर तो कर सकता हूँ आप लोगों को, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है ना उस पर ध्यान दो भाई, है ना। क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपने आज तक नहीं सीखी हैं। अगर ये आपको आता है तो आराम से अपनी पढ़ाई करो, अगर नहीं आता है तो सीखो। अब इसके अलावा क्या कर सकता हूँ बताओ। अगर ये मेरा O पॉइंट है और मैं इसको मिला देता हूँ, तो ये बात बोली जाती है कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि ये O कौन सा पॉइंट है, कोई बीच में पॉइंट है, कहीं नहीं, ऐसे ही कोई अंदर पॉइंट है, ऐसे ही कोई अंदर पॉइंट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट से अगर मान के चलो मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको मैंने बोल दिया H1, इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको मैंने बोल दिया H2। ये मेरी क्या है, एक लेंथ है, ये मेरी क्या है, एक विड्थ है जिसको मैंने चौड़ाई बोली है। ये लेंथ है, ये विड्थ है।
आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं इनके एरिया भी निकाल रहा हूं तो मेरे को क्या जा रहा है? अगर मैं बोल देता हूं कि मुझे बताओ इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, मैंने बोला ट्राइंगल DOC का एरिया क्या होगा, तो आपने मेरे को 2 मिनट में निकाल के बता दिया। सर 1/2 आधार आपका कितना हो जाएगा? मैं अगर इसको लेंथ मान लूँ तो लेंथ है ही ना भाई, ये मैं मान क्या लूँ? लेंथ इंटू हाइट। मैं आपसे बोल देता हूँ ट्राइंगल AOB का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 लेंथ हाइट 2। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको जोड़ देता हूं दोनों को, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि ट्राइंगल ADOC प्लस ट्राइंगल AOB बराबर कितना आ रहा है? 1/2 L H1 प्लस H2 आ रहा है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? बताओ, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? अरे भाई H1 प्लस H2 क्या है? इस पॉइंट से आप H1 डाल रहे हो, H2 डाल रहे हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, तो ये H1 प्लस H2 क्या आपका विड्थ के बराबर नहीं होगा क्या? होगा ना। यानी कि यहां से एक बात निकल कर आ रही है, और जो खूबसूरत है बात, कि भैया जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, उसका आधा ये दोनों हिस्सा आ रहा है, तो बचा हुआ हिस्सा आधा होगा। यानी कि अगर ये एरिया, अगर मैं इस एरिया को A1 मान लेता हूं, A1, इसको मैं A2 मान रहा हूं, इसको मैं A3 मान रहा हूं, और इसको मैं A4 मान रहा हूं, यानी कि मेरे 4 त्रिभुज इस तरह से मैंने बना दिए। अंदर मैंने अगर एक पॉइंट ले लिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं A1 प्लस A3 बराबर हो जाएगा मेरा A2 प्लस A4 के? क्योंकि मैंने ये प्रूव करके आपको दिखा दिया है कि भैया अगर मैं A1 और A3 को जोड़ रहा हूं तो आधा आयत का क्षेत्रफल आ रहा है, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल भी तो आधा होगा, तो A2 और A4 भी आधा होगा। मैंने बराबर कर दिया। तो ये एक कंक्लूजन निकल कर आता है कि अगर कोई अंदर स्थित बिंदु हो तो 4 त्रिभुज अगर बनेंगे ना, तो चारों त्रिभुज में आमने सामने वाले त्रिभुज का एरिया आमने सामने वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा। प्रश्न पेपर में आ सकता है, ठीक है, प्रश्न पेपर में आ सकता है किसी भी प्रकार से। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर आपको देता हूं, तो ये सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन पता नहीं हो तो क्या करोगे बताओ? एक रेक्टेंगल है, आपसे बोल देगा ABCD आपका एक आयत है, कोई डायग्राम नहीं बनाएगा। ABCD आपका एक आयत है, आपको अंदर O बिंदु एक स्थित दे रखा है, तो O बिंदु से आपके 4 त्रिभुज बन रहे हैं। भाई आपने कहा ठीक है बन रहे हैं। उनमें से आपसे बोल दिया जाता है कि एक त्रिभुज का एरिया 20 है, एक का 40 है, एक का 80 है। तो आपसे पूछ लेगा ट्राइंगल AOD का एरिया बता दो। पूछ लेगा भाई, पूछ लेगा। अब पता हो तो पता हो ना, यहाँ अगर 100 आ रहा है तो यहाँ 100 आने के लिए यहाँ 60 होना चाहिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है, लेकिन आपको अगर नहीं पता होगा तो नहीं करेंगे, नहीं कर पाओगे ना। चलिए, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? क्या हुआ? चलिए ओके, आगे चलें। आगे चलते हैं। अब मैं आगे बात कर रहा हूं कि फिर से कोई एक अंदर बिंदु स्थित है, यानी कि अंदर बिंदु स्थित पर 3-4 प्रॉपर्टीज आपकी आती हैं, ठीक है। यानी कि मैं आपसे कह देता हूं ABCD मेरा एक रेक्टेंगल है और इसके अंदर एक बिंदु स्थित है। ये बिंदु मैंने ऐसे मिला दिया, ये बिंदु आपने ऐसे मिला दिया, ठीक है, मिला दिया। यहाँ हो गया O पॉइंट, यहाँ हो गया O पॉइंट, ठीक है। चलिए, सिंपल था। यहाँ मैंने ये कह दिया कि भाई कहीं भी हो, मैंने ये देखा परपेंडिकुलर जा रहा है, ऐसे मिला दिया। लाइन कोई भी बना सकते हो, अपने कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो ना आफत आ रही है। इसको मैंने P मान लिया, इसको मैंने Q मान लिया, तो इसकी एक प्रॉपर्टी निकल कर आती है, इसकी एक प्रॉपर्टी निकल कर आती है। आप उसे दिमाग में रखेंगे, क्यों? उसको प्रूव भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिमाग में क्या रखोगे कि भैया देखो, ये जो OA स्क्वायर है ना, ये कि O पॉइंट है, OA स्क्वायर
प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के। नोट कर लो, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक है, हाँ, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के। और अच्छा लगे तो लाइक वाइक करते रहा करो। सर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, इस ट्राइंगल को ले लोगे आप, इस ट्राइंगल में ओ ए स्क्वायर बराबर, यहाँ अगर आप कोई पॉइंट मान लेते हो डी और ई, सॉरी पी और क्यू मान लिया, आर और एस मान लो, आर और एस, तो मैं ये कह सकता हूँ ए आर के साथ लग जाएगा, ऐसे इसी ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल इसके साथ लग जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो ये हिस्सा आ जाएगा। तो इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो आप, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए, गला खराब हो रहा है, मुलेठी खा रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ और मत समझना, बोला नहीं जा रहा था इसी वजह से, लेकिन क्लास तो लेने आए। चलिए ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर ये बाहर स्थित हो तो क्या होगा, तो सेम प्रॉपर्टी काम आएगी, लेकिन अगर बाहर के लिए भी ये यूज होती है, कल को पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना कि ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल है और यहां पर आपका क्या है, ये ओ है, बाहर पॉइंट है, बाहर है ना, दिख रहा है आउटसाइड। अगर कोई ओ पॉइंट जो पहले अंदर था अब वो बाहर आ गया, लेकिन रिलेशन तो नहीं टूटेगा, रिलेशन वही रहेगा जो अभी सीखा था हमने कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। नोट कर लेना, ठीक है, हाँ। चलिए, क्लियर हो रहा है। वाह, राजस्थानी बालक, तानसेन में भी मुलेठी आती है, हाँ, कुछ भी मतलब है, मुझे भी खानी है, कोई ये कोई मतलब वो थोड़ी है, स्वाद थी, मतलब ऐसा है, अजीब सा लगता है, लेकिन क्या करें, बोला ही नहीं जा रहा था तो खाना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छा करो, लाइक वाइक करते रहो यार, ठीक है ना सभी स्टूडेंट। हाँ सर रेलवे एग्जाम, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, लाइक वाइक करते रहो अच्छे तरीके से, है ना, और बढ़िया पढ़ो यार। ये सारी चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ इसलिए आपके भले के लिए, और किसके लिए लिखा रहा हूँ। चलिए अगली प्रॉपर्टी, 11वीं प्रॉपर्टी क्या कह रही है भैया, फिगर फॉर्म्ड ऑन joining the midpoint of all the side of a rectangle। आयत के चारों भुजा के मध्य बिंदुओं को, आयत के चारों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर, आयत के चारों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाली आकृति क्या होगी बताओ। आयत के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर हाँ क्या आकृति बनेगी बताओ। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भैया देखो सर ये एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल आपके सामने है, एक रेक्टेंगल आपके सामने है। इस रेक्टेंगल का नाम क्या है, ए बी सी डी। बोला क्या गया है कि इस रेक्टेंगल के अगर मध्य बिंदु को हम मिला दें, मिलाओ भैया, ये मैंने मान लिया P, ये मैंने मान लिया Q, ये मैंने मान लिया R और ये मैंने मान लिया S। दिमाग लगाना, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत प्यार से ज्योमेट्री पढ़ाई है। तो ये आकृति क्या बनेगी, ये क्या है,
तो हम ये कह सकते हैं कि सर पी क्यू आर एस क्या होता है, ये हमें बताना है। सर पी क्यू आर एस जो बनेगा ये क्या बनेगा, आराम से सोचना और आराम से समझना, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूं। रटा तब जाता है जब अधूरा ज्ञान होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं भैया, सर अगर आप डायगोनलों को मिला रहे हो आपस में, मैंने भी मिला दिया, मिला दो कोई दिक्कत नहीं है अपन को, है ना, मिला दिया, डायगोनल मिल गए, ठीक है। अब एक एक बात मेरी सुनते जाना आप लोग। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, जल्दी से बताओ, ये ट्राइंगल दिख रहा है ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, इस ट्राइंगल के ये मध्य बिंदु हैं। अगर ये मध्य बिंदु हैं और ये डायगोनल है तो इस डायगोनल की लेंथ को अगर मैं डी मान लेता हूं तो ये d/2 हो जाएगा। हाँ या ना बोल दो, अरे बोल दो भाई। इसी तरह से ये भी एक मध्य बिंदु थ्योरम हो गई क्योंकि ये भी आपके मिड पॉइंट है, ये d है तो ये भी d/2 हो जाएगा। अब एक डायगोनल अगर d है तो दूसरा भी d होता है क्योंकि दोनों डायगोनल रेक्टेंगल में बराबर होते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा और ये भी आपका d/2 हो जाएगा। यानी कि जो एक अंदर आकृति बन रही है ना, उसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं। तो अब आप लोग मुझे बताओ ऐसी कौन सी आकृति होती है जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हों। आप कहोगे सर स्क्वायर और कहोगे रोम्बस, बहुत क्लियर। आप कहोगे सर स्क्वायर, आप कहोगे सर रोम्बस, मैं कहूँगा अच्छा स्क्वायर कैसे बन सकता है। तो जैसा कि आप मुझे बताओगे सर यहाँ 90 डिग्री तो बन गया, चलो ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो डायगोनल हैं आपस में एक दूसरे को एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, यानी कि ये एंगल x होगा तो ये एंगल y होगा, ऐसा बात है ना। तो ये एंगल भी अलग होगा और ये एंगल भी आपका अलग होगा, यानी कि 90 डिग्री तो नहीं होगा। 90 डिग्री होगा क्या, 90 डिग्री तो नहीं होगा ना, 90 डिग्री तो नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। तो स्क्वायर और रोम्बस में से ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें एंगल 90 डिग्री नहीं होता, रोम्बस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि आकृति जो बन रही है वो समचतुर्भुज बन रही है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि रट नहीं रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, बात समझ में आ रही है। निशा कह रही है सब पहले मुझे ज्योमेट्री समझ नहीं आता था, आपके क्लास के बाद मुझे समझ में आ रहा है। वो पहले होम शो पे 18 चलते थे ना। थैंक यू, धन्यवाद निशा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। गुरुजी प्रणाम। चलिए हमारे प्रवीण सर हमारे सामने खड़े हैं, चलिएगा तो बोलिएगा अगली प्रॉपर्टी क्या है। अब क्या कहा जाता है कि आयत के विकर्ण क्या कोण समद्विभाजक होते हैं, अभी बताया था मैंने, ठीक है। आयत के विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं, बताओ होते हैं क्या, आप खुद सोच के बताना जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हाँ अरे वो होम शो पे 18 पहले मैं बहुत बीमार रहता था ऐसे बोला करते थे ना। मैं सुबह सुबह उठ के जब भी कोई भी चैनल चलाओ तो, और घर वाले इतने मतलब प्रभावित होते थे ना उन चीज़ों से, ये मंगा लेते हैं, ये मंगा लेते हैं। इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। यानी कि आयत के विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। आंसर क्या है, नहीं होते हैं, ठीक है। इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। तुम नहीं होते हैं भाई, ठीक है। अरे क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, पढ़ाई करो। रेक्टेंगल ये है
तो मैं ज्योमेट्री में तो मज़ा आ नहीं रहा होगा भाई, जो सुस्त हो रहे हैं उनको चिल कर दिया बस। हैं, चलो और कुछ नहीं। अब आप लोग मुझे बताओ, ABCD मेरा क्या है? एक रेक्टेंगल है। ABCD मेरा एक रेक्टेंगल है, ये मेरी लेंथ है, ठीक है, ये मेरी विड्थ है। देखो, हाँ ठीक है ना, ये मेरी लेंथ है, ये मेरी विड्थ है। ये डायगोनल है। आप लोग मुझे बताओ, अरे भाई ये एंगल और ये एंगल अलग अलग होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, अभी बताया था मैंने आपको। ये 90 डिग्री भले ही होता है, लेकिन आपके सामने, हाँ चलिए पढ़ाई करो, चलो है ना, अब पढ़ाई कर लेते हैं, फिर बाद में मजाक करेंगे अपन दोनों मिलके। तो ये जो एंगल होता है ये आपका x होता है, क्योंकि ये इसके बराबर है। क्यों होगा? एकांतर कोण। और ये वाला जो एंगल होता है आपका, ये वाला जो दूसरे डायगोनल से आता है, आप उसको भी देख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा फिर? y हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि जब एकांतर कोण हैं तो अलग अलग होंगे, तो आपस में आप देख सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी। यार ये बताओ मेरे को, जो बड़े बड़े मैसेज लिखते हो तुम, क्या तुम मतलब एक दिन पहले पूरी प्लानिंग करके रखते हैं क्या कि अब ये टिकाना है, ये सर आती है और ये भेजने लगातार, ठीक है, ठीक है। आराम से पढ़ाई करो। पढ़ाई के लिए, मैथ पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट होता है हेल्दी एनवायरनमेंट। माइंड बढ़िया रहना चाहिए, बढ़िया तरीके से खुश रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। चीज़ें क्लियर हैं? अब मैं ये बोलता हूँ, रेक्टेंगल के जो एंगल बाइसेक्टर हैं, रेक्टेंगल के एंगल बाइसेक्टर मिलकर कौन सी शेप बनाते हैं? बताओ। रेक्टेंगल के एंगल बाइसेक्टर, सर कैसे? ये बताओ, तुसी क्या कह रहे हो आप? कहानी ये है भाई, ये एक रेक्टेंगल है, अब एंगल बाइसेक्टर बोला गया है जानबूझकर, तो ये आपका एक एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। यहाँ कहीं मिल रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक एंगल बाइसेक्टर ये वाले यहाँ कहीं मिल जाएंगे। तो ये जो आकृति बन रही है ये क्या है? ये पूछा गया है ABCD। ये अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, थ्योरी में सारी की सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो मैंने बोल दिया इसको PQRS। तो जो ये PQRS बन रहा है, ये कौन सी आकृति है, ये आपसे पूछा जा रहा है। PQRS क्या है? तो ये आपके लिए क्या है? PQRS एक स्क्वायर है। क्या होगा? एक वर्ग होगा। नोट कर लेना, PQRS क्या होगा? एक स्क्वायर होगा, एक वर्ग होगा, ठीक है। क्लियर है? तो PQRS क्या होगा? एक स्क्वायर होगा, आपका एक वर्ग होने वाला है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? चलिए, तो यहाँ तक आपका था रेक्टेंगल। अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर। स्क्वायर होता है वर्ग। अब वर्ग में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश भी करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वर्ग। और वर्ग के बाद हम पढ़ेंगे कल रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ख़त्म, ठीक है। हाँ सर, फ़ैन की आवाज़ आ रही है, फ़ैन चल रहा है क्या सर? फ़ैन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलें स्टार्ट करें स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसी आकृति होती है जल्दी से बता दो। स्क्वायर को जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि आसान है, आसानी से समझ में भी आ जाएगा और सारी की सारी चीज़ें आप खुद बताने लगोगे मेरे को। स्क्वायर की आकृति कैसी होती है? ABCD एक स्क्वायर है जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको पता है। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ? AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है ये हो गया। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। A एंगल B एंगल C एंगल D आपका क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अच्छा, दो डायगोनल मैं बना देता हूँ। अब यही सारी प्रॉपर्टी इसकी फिनिश करते हैं और आप एक एक करके जवाब देते जाना
और अपने आप आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। इसी वजह से बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा मैं तुक्के में कि भाई आ जाएगा आंसर। सर आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो भरोसा रखो मेरे ऊपर, कैसे नहीं आएगा देखो। ठीक है, ये दो डायगोनल है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों जो डायगोनल होंगे AC और BD वो बराबर होंगे? दोनों जो डायगोनल हैं AC और BD ये आपस में बराबर होंगे। जो दोनों डायगोनल हैं AC और BD वो आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। ये बात चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, साथ के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्या ये 90 डिग्री है और ये डायगोनल आपस में बराबर हैं? भाई बात ही ख़त्म हो गई। ये तो एक आइडियल कंडीशन लेके पैदा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो इसके विकर्ण हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बोलो क्या बोला? कि जो इसके डायगोनल हैं, जो इसके विकर्ण हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं जो भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये विकर्ण 90 डिग्री पर हो गया तो बात ही आगे से आधी से ज़्यादा बात खत्म हो जाती है। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर भी होंगे क्या? अरे बिल्कुल होंगे ना, क्योंकि ये अगर 90 डिग्री हो गया तो आपके सामने आधी स्थिति साफ हो गई कि ये एंगल बाइसेक्टर होंगे, यानी कि ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 45 है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि भैया जो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं? कोण समद्विभाजक भी होते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। ठीक है, डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, दोनों बराबर भागों में बांटेंगे, ये पिट पॉइंट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भैया OD बराबर OB होगा और OC बराबर OA होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर ही होंगे वैसे भी, कोई बस इशू ही नहीं है कोई ऐसा। सर 90 डिग्री पर हाँ काटते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ और बता दूं कि जो रेक्टेंगल है वो तो होगा ही ना, क्योंकि रेक्टेंगल की एक कंडीशन है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो रेक्टेंगल में जब एरिया बराबर हो रहा था तो इसका भी सारा एरिया बराबर हो जाएगा। क्यों? त्रिभुज आपस में, सारे त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सारे के सारे एरिया बराबर हो जाएंगे। सारे के सारे एरिया आपके बराबर हो गए। नहीं ठंड नहीं लग रही अभी तो, कुछ दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक है, सारे के सारे एरिया बराबर हो गए। दूसरी बात इसमें लिख लीजिए, सेम चीज़ है जैसा कि मैंने अभी रेक्टेंगल में प्रूव करके बताया था कि अगर इसके अंदर कोई पॉइंट स्थित हो तो ABCD आपका एक स्क्वायर है। मैंने रेक्टेंगल में बताया था कि अगर इसके अंदर एक कोई पॉइंट स्थित हो, O पॉइंट स्थित हो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है भैया, अगर इसके अंदर कोई पॉइंट स्थित हो, ये स्क्वायर की बातें चल रही हैं सारी, सेम है बिल्कुल, बोल तो रहा हूं। तो OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई। अगर आउटसाइड स्थित हो तो आउटसाइड की बात हो जाएगी। ये सारी चीज़ें वही कॉमन है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी वही सारी की सारी चीज़ें हैं। आउटसाइड स्थित है तो भी वही हो जाएगा OA स्क्वायर OC स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। क्लियर है भैया? ठीक है, सारी चीज़ समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई समस्या तो नहीं है? अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस स्क्वायर ABCD, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ये P Q R S मिड पॉइंट है। अगर इनको मिलाकर कोई आकृति बनाता हूं तो वो आकृति क्या होगी? स्क्वायर ही होगी। तो PQRS आपका क्या होगा? स्क्वायर ही होगा। एक वर्ग ही होगा। PQRS क्या होगा? एक स्क्वायर ही होगा, एक आपका वर्ग होगा। सर कल शिवरात्रि छुट्टी होगी,
वो बता दिया जाएगा आपको, अगर होगी तो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, स्क्वायर के बारे में भी, ठीक है ना। ये इतना ही स्क्वायर है, बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं वो मैं कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मज़ा आया जितना आज आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, अभी रोम्बस भी पढ़ लोगे तो और अच्छा लगेगा, है ना। अगर अच्छी लगी है क्लास तो लाइक करो, शेयर किया करो, ठीक है। थोड़ा गला ख़राब है, इसी वजह से थोड़ी तकलीफ़ भी आ रही है, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए, बस ये चाहता हूँ, ठीक है। बूस्टर ज्वाइन कर लेना, सभी सब्जेक्ट रीजनिंग, जीएस, जीके, करंट अफेयर सब कुछ मिल जाएगा आपको। वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाना है, ठीक है ना। आपको कैसे लेना है ये आपको पता ही है, क्योंकि बूस्टर से आपको बहुत बूस्ट मिलेगा। आज मैं परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। ये आपके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करना है। रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद 6 महीने का ले लीजिएगा, जिससे कि आप पूरी तैयारी कर सको। वाईफाई एनटीपीसी कोड लगा देना अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट। अप्लाई कर देना, रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा। अप्लाइड होते ही आपका सारा काम हो जाएगा। एक ही कोड के माध्यम से सभी सब्जेक्ट देख पाओगे आप रेलवे एनटीपीसी की, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल होगा, मैथ बाई साहिल सर, इसको आप फॉलो कर लेना अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है। मैथ्स बाई साहिल सर। शाम को टेस्ट है, टेस्ट ज़रूर दे लेना भैया, है ना। शाम को टेस्ट है, टेस्ट ज़रूर दे लेना, ठीक है। तो मिलते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपको फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद अपन कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे, लाइक नंबर सिस्टम एंड ऑल, है ना। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाना। अगली क्लास में मिलते हैं, टेक केयर।